वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। हम लोग क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के ऊपर स्टडी किए थे और उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग समझे थे फिगर के थ्रू। सेकेंड टॉपिक उसका था आइडियल गैस इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट फॉर एयर। इसमें जो भी डेटा दिए गए वो प्रैक्टिकल डेटा है, तो हमें उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन में हमें डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे। उसमें कुछ फार्मूलाज भी दिए गए थे एडियाबैटिक इंडेक्स के, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ये सारी चीज़ें दी गई थी। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है क्या है और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है उसको ज़रा देखते हैं। द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू फाइंड आउट द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई बॉडी के अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उस टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है, हमें किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स है, 4-5 एग्जांपल है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और हर एक एग्जांपल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोई ईएसी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, कोई किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टेट एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो उस एग्जाम्पल को हम लोग डील करते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्रेशर विल प्लेज द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारे थर्मोमीटर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेस्ड है तो उसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, प्रेशर करेगा। तो प्रेशर कैसे करेगा इसको जरा हम समझते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। पी वी इक्वल टू एम आर टी पढ़े हैं। यहाँ से मैंने वॉल्यूम को इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में आ गया। ये कांस्टेंट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, किसी भी चीज़ की कॉम्पोजिशन कांस्टेंट होगी। तो ये तीनों डेटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इससे क्या पता चल गया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन गया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, जो हमारी टेम्परेचर होगी इस केस में क्या होगी, प्रेशर की फंक्शन होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है कि अगर थर्मोमेट्रिक कांस्टेंट वॉल्यूम में बेस्ड है तो उसकी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगी या उसकी टेम्परेचर किसकी फंक्शन होगी। तो ऑप्शन क्या रहेगा, प्रेशर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, वॉल्यूम विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की रोल कौन प्ले करेगी, वॉल्यूम प्ले करेगी। तो हम लोग फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं पहले एग्जाम्पल की तरह। और फिर से यहाँ पर क्या, प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने प्रेशर को इधर शिफ्ट कर दिया। तो इससे ये पूरा हमें डेटा क्या मिल गया, कांस्टेंट। तो इससे क्या पता चल गया, फिर से टेम्परेचर क्या है, ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, रेसिस्टेंस विल प्लेज द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर होगा तो उस केस में जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज सामने आएगी या रोल प्ले करेगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो इसमें हमें इसको याद रखना है। फिर फोर्थ वन क्या हमारा एग्जांपल, इन केस ऑफ थर्मोकपल। लेकिन थर्मोकपल किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सीबैक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उस केस में जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो रोल प्ले करेगा या जो प्रॉपर्टीज सामने आएगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी या फिर वोल्टेज डिफरेंस होगा। याद रखना, नॉट सिंपल वोल्टेज, ये क्या आएगा, वोल्टेज डिफरेंस आएगा या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। लास्ट एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमें किसको देना है, लेंथ को। सेकंड क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। अगर हमें ऑप्शन में सिंपल लेंथ है या सिर्फ वॉल्यूम है, दोनों में से कोई एक है, तो जो मिलेगा हम उसी ऑप्शन को रखेंगे। लेकिन अगर दोनों एक ही ऑप्शन में दिया गया है, लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों, तो सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर केस में हम पहले लेंथ को प्रायोरिटी देंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल, तो इसमें दो मेथड आती है। पहले हम लोग बिफोर 1954 को स्टडी करेंगे। तो इस मेथड में दो रेफरेंस पॉइंट लिया गया और वो दोनों रेफरेंस पॉइंट कौन सी है, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब इन दोनों रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ही एक फार्मूला डराइव किया गया और वो फार्मूला क्या है, T = 100 अपॉन में XS - XI
इंटू एक्स माइनस एक्स आई। अब ये है क्या, इसको जरा देखो। एक्स आई जो है टेम्परेचर एट आइस पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगी वो एक्स आई को रिप्रेजेंट करेगी, और स्टीम पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एस को। तो अननोन टेम्परेचर। अब देखते हैं मेथड यूज्ड आफ्टर 1954। तो इस केस में एक ही रेफरेंस पॉइंट लिया गया था, कितना, सिंगल रेफरेंस पॉइंट लिया गया था, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो यूनिक था, और वो कौन सी थी, ट्रिपल पॉइंट था। तो इस केस में जो फॉर्मूला डिराइव होकर क्या है वो ये वाला है, टी इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इंटू प्रेशर अपॉन में ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। और हम लोग जानते हैं कि वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या है, 273.16 केल्विन। आइडियल गैस थर्मोमीटर, अब इसको ज़रा देखते हैं क्या है। इट इज़ द ओनली थर्मोमीटर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सिंगल ऐसी थर्मोमीटर है जो इंडिपेंडेंट है, किससे, अपने मटेरियल से जिससे उसको बनाया गया, ना जिस मटेरियल से उसको बनाया गया वो उस मटेरियल से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, इट इज़ डिफाइंड एज 1 केल्विन इक्वल टू 1 अपॉन में 273.16 केल्विन इंटू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। सेम एज इट इज़, इसी फॉर्म में ईएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, एज इट इज़। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है ये इक्वल टू 9/5, ये टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी टेम्परेचर अगर हमारे डिग्री सेल्सियस में आई दी होगी तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे +32। ये सिंपल क्या है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के रिलेशन को दिखा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर +32 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम इसका डेल्टा एफ या डेल एफ निकालेंगे तो दोनों में क्या 32 कॉमन होगा, तो दोनों तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जिसकी वजह से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर ये वर्ड मेंशन है चेंज और डिफरेंस तब हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हम लोग जरा जो भी फॉर्मूले आज पढ़े हैं उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को जरा देखते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस, क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस वर्ड मेंशन है, ऑफ 10 ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल करस्पॉन्ड टू फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बोल रखा है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और ये क्या किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू का पुट किया और इससे हमें क्या मिल गया, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या मिल गया, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल गया। अब हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है, जरा इसको सीखते हैं। अ न्यू टेम्परेचर स्केल, क्या बोला गया, न्यू टेम्परेचर स्केल है जो डिग्री n में दिखाया गया है, इज़ टू बी डिफाइंड द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। पहले किसको बोला है, बॉइलिंग, फिर किसको बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दिस स्केल। ऑन दिस स्केल मीन्स ये डिग्री n पर दिखाया गया और 100 डिग्रीज एंड 400 डिग्री एंड 400 डिग्री एंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों मेंशन किया गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे वर्ड मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर पहले वाले को, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, पहले बॉइलिंग को मेंशन किया गया तो ये जो वैल्यू होगी ये बॉइलिंग की होगी, और लास्ट में फ्रीजिंग को मेंशन किया गया है तो ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, है फ्रीजिंग की वैल्यू होगी। इसकी वजह से रिस्पेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगी तो न्यू स्केल पर उसकी रीडिंग क्या आएगी। तो ज़रा हम इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो डेटा है हम लोग उसको पहले लिखेंगे दोनों स्केल पर। तो अननोन डेटा पर क्या है, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री एन, और आइस पॉइंट टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री एन। अब ये अननोन डेटा है जो हमें निकालना है, इन्होंने नहीं दे रखा। डिग्री सेल्सियस में अगर आ जाए तो हमें पता है कि स्टीम क्या होता है, कितने पे बॉयल होती है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज कितने पे हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये 60 डिग्री डेटा अननोन टेम्परेचर दे रखा है। इस टेम्परेचर के ऊपर बोला गया है कि अननोन टेम्परेचर स्केल की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम लोग ये सीख चुके हैं, ये फार्मूला T इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस एक्स आई अपन में एक्स एस माइनस एक्स आई फॉर न्यू, ये न्यू के लिए है, और यही फार्मूला क्या हुआ डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर लिया, यहाँ से 100 को 100 से काट करके, तो ये हमें फार्मूला फाइनली मिल गया। अब जब भी हमें दो स्केल को कंपेयर करके हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्केल है इसके अंदर हम डेटा को पुट करते हैं, जो भी डेटा गिवन है।
तो ये हमें क्या एक्स आई की वैल्यू 400 क्वेश्चन में दे रखा है नॉन टेम्परेचर स्केल पर, और एक्स एस की 100 दे रखी है। सबको यहाँ पर पुट किया और इसको हमें निकालना है। और डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या अननोन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, आज टेम्परेचर 0, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 100, अगेन आज टेम्परेचर 0। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें x इक्वल टू क्या मिल गया एट लास्ट, हमें 220। इससे हमें ये समझ में आया कि अगर डिग्री सेल्सियस स्केल अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेज़र करेगा, उसी टाइम पे जो न्यू स्केल है वो टेम्परेचर कितना शो करेगा 220 डिग्री। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जीरोथ लॉ के ऊपर स्टडी करेंगे। और एक्चुअली में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ से ही स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से हमारी बेसिक सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब इन जो भी अब तक इस लेक्चर में पढ़े अब तक, ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फार्मूलाज, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही रोटेट होता रहेगा। इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना बिल्डअप किए हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको अप्लाई करेंगे। सो बी रेडी, ओके।